तो चलिए आज हम लोग एसिड बेस सॉल्ट का थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि एसिड्स का यूजेज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यूजेज देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड को बच्चों किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जानते हैं। किंग ऑफ केमिकल्स ऐसा क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। इसका यूजेज बहुत जगह पे होता है। जैसे इसका यूज हम लोग इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, फर्टिलाइज़र्स भी बनाने के लिए होता है। जैसे फर्टिलाइज़र्स क्या बनता है इससे, तो इससे जो फर्टिलाइज़र्स बनता है नाम है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट इससे बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ड्रग्स बनाने के यूज किया जाता है। ठीक है, डाई वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यूज किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत सारे यूजेज है, इतना ही नहीं, लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं, लैब्स वगैरह में भी यूज किया जाता है ये बहुत ज़्यादा। तो इसका इतने ज़्यादा हमारे कॉमन लाइफ में यूज है, इसी कारण से हम लोग इसको किंग बोलते हैं। पूरे एसिड्स का ये किंग है, हर जगह लगभग यूज किया जा सकता है। दूसरा जो हमारा है वो है एसिड जो कि यूज किया जाता है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बच्चों इसका यूज ज़्यादातर हम लोग करते हैं किसी चीज़ को क्लीन करने के लिए, किसी सरफेस को क्लीन करने के लिए, कहीं भी क्लीनिंग पर्पस से इसको यूज किया जाता है। यूज्ड एज क्लीनिंग पर्पस। ठीक है, मेटल रिफाइनिंग में जब उस पर कोटिंग किया जाता है, मेटल पे कोई कोटिंग चलाना होगा, जैसे गैल्वेनाइजेशन करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, तो ये सब में हम लोग पहले उसको साफ़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और उसके बाद उस पर पेंट वगैरह चढ़ाया जाता है, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, या गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। तो इसलिए इसका भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी बहुत ही ज़्यादा यूजेज है। तीसरा हम लोग देखते हैं नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड का भी बच्चों बहुत ज़्यादा यूज है। नाइट्रिक एसिड का हम लोग देखते हैं, नाइट्रिक एसिड यूज होता है फर्टिलाइज़र्स के लिए। ठीक है, यूजेज टू मेक फर्टिलाइज़र्स। हाँ, इससे जो फर्टिलाइज़र्स बनता है बच्चों उसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट इससे बनता है। इसके अलावा क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज होता है। क्लोथ्स इंडस्ट्रीज में यूज होता है, पेंट वगैरह करने के लिए क्लोथ्स के। ठीक है, डाई वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। तो ये सब यूजेज हैं नाइट्रिक एसिड का। तो ये सब कुछ यूजेज हैं, कुछ कॉमन एसिड जो हमारे आसपास यूज होता है। ठीक है, बहुत सारा यूजेज है। सल्फ्यूरिक एसिड को बैटरी में स्टोरेज के लिए भी यूज करते हैं, चार्जेज स्टोरेज के लिए। तो इस तरह से बैटरी में भी सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। तो इस तरह से बहुत सारा यूजेज है सल्फ्यूरिक एसिड का, इसीलिए इसको किंग्स ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। तो इसके बाद हम लोग अब बेसेज के बारे में पढ़ेंगे। बेसेज का इंट्रोडक्शन आपको बताए थे कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन में वो लोग, बेस जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, बेस जो है बीटर लगता है टेस्ट में, और कैसे कैसे कलर चेंज करता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बेस का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है बेसेज का, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज। तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला इसका केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और उसमें बनाते क्या है, सॉल्ट और वाटर। तो लिखेंगे रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ बेस रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। लिखेंगे बेसेज रिएक्ट्स विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, दो चीज़ें फॉर्म होता है, जैसे बेस है और इसको किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराइएगा तो ये सॉल्ट फॉर्म करेगा और वाटर फॉर्म होगा। और इस पूरे रिएक्शन में हम लोग जानते हैं रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई बेस ले लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस ले लीजिए, HCl एसिड ले लीजिए,
ये क्या बना देंगे, NaCl और वाटर बाहर रिलीज, वाटर जो है बनेगा, तो NaCl और वाटर बन जाएगा। देखिए इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इधर भी है, 1 ऑक्सीजन NaCl, सब कुछ बैलेंस है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप दूसरा बेस कुछ लेते हो, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4 के साथ करा दीजिए रिएक्शन, तो क्या बना देगा बच्चों, ये सल्फेट के साथ बन जाएगा K2SO4, ये होता है पोटेशियम सल्फेट, ये सॉल्ट है, और H2O बन जाएगा। अब देखते हैं बैलेंस करके, हाइड्रोजन 3 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अच्छा चलो हाइड्रोजन के पहले यहाँ पे पोटेशियम 2 है, 1 है और इधर 2 है, तो इधर 2 कर लेते हैं। अब 2 करते ही देखिए इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया 2 और 4 6 हो गया, इधर ऑक्सीजन कितना है 4 1 5, तो इधर 6 कर लेते हैं। अब आ गया बारी हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन इधर देखिए कितना है 2 + 2 4, और इधर हाइड्रोजन कितना है 2 × 2 4, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। तो जब भी एसिड रिएक्ट करेंगे बेस के साथ तो सॉल्ट फॉर्म करते हैं और वाटर फॉर्म करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन देखते हैं। अब रिएक्शन मेटल के साथ देख लेते हैं। जनरली मेटल के साथ तो बेस ज़्यादातर बेस नहीं रिएक्ट करते हैं, लेकिन कुछ बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जो एक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल्स। तो लिखेंगे रिएक्शन विथ metals, some active metals react with bases to form salt and liberate हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कुछ एक्टिव मेटल हैं जो कि रिएक्ट कर लेते हैं बेस के साथ, और वो कौन एक्टिव मेटल है, तो 2 तरह के एक्टिव मेटल हमारे सिलेबस में है, सोडियम एंड जिंक, सॉरी एल्युमिनियम एंड जिंक है, एल्युमिनियम एंड जिंक है। ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे, जब मेटल्स पढ़ेंगे तो एम्फोटेरिक नेचर को शो करते हैं, मतलब इनका ऑक्साइड बेसिक नहीं होता है, बेसिक भी हो सकता है और एसिडिक भी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे एक बेस है, बेस कोई भी रहेगा और मेटल के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, ये सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो बेस देख देते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस ले लिए और जिंक के साथ ये रिएक्शन करा दिए, तो देखिए बच्चों क्या बनाएगा ये, तो ये बनाता है सोडियम Na, अब Zn भी रहेगा साथ में और O रहेगा। अब इसके बैलेंसिंग को देख लेते हैं। ऑक्सीजन पे क्या होता है, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, और इधर प्लस कितना हो गया, +1 और +2, ये तो 3 हो गया, टोटल 3 हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है -2, इसको 4 करना पड़ेगा, हाइड्रोजन तो ऐसे रहने दीजिए। ये फार्मूला कैसे बन रहा है उसको समझा रहे हैं बच्चों। यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है और इस पर +3, चार्ज बैलेंस्ड होने चाहिए, जितना माइनस उतना प्लस होना चाहिए। अब ये कैसे होगा बच्चों, तो देखो ये कैसे हो जाएगा, अगर इसको 2 कर दिए तो इस पर +2 चार्ज हो जाएगा, और 2 ये 4 हो गया, और इसको भी क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा Na2ZnO2, और इस फार्मूला का ये नाम है सोडियम जिंकेट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। ये एक सॉल्ट है, सोडियम जिंकेट भी एक तरह का सॉल्ट है, ठीक है। चलिए अब एल्युमिनियम का देख लेते हैं। तो इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाएगा, देखिए NaAlO, ये तो बनाएगा ही, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। अब फिर से बैलेंस करना है। एल्युमिनियम का चार्ज आपको +3 पता है, इसका -2, इसका +1, टोटल ये क्या है 4 है, तो ये भी 4 होने के लिए यहाँ 2 से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस चार्ज और 4 प्लस चार्ज भी हो जाएगा। अरे बच्चों इस पर +1 होता है, इस पर +3 और ये -2 और 2 है तो -4 हो गया और ये 4, तो इस तरह से बैलेंस हो गया और फार्मूला भी बन गया। तो फार्मूला कैसे बनाया जाएगा याद रहेगा, ये इसको हम लोग एक जगह और यूज करेंगे जब मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे तब। इसको बोलते हैं सोडियम एल्युमिनेट, सोडियम एल्युमिनेट, एल्युमिनेट है ये, सोडियम एल्युमिनेट है, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो भी रिएक्शन होगा मेटल्स का किसके साथ, बेस के साथ, तो फॉर्म करेंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर इवॉल्व होगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ऐसे रिएक्शन होता है। तीसरा हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ। चलिए, नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, एसिडिक होता है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होता है उनका नेचर होता है एसिडिक।
तीसरा लिखेंगे रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और यहीं से प्रूफ होगा कि क्यों होता है एसिडिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अच्छा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है बच्चों? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का अगर किसी बेस के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म होगा, ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए, बेस के साथ अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर रिएक्शन कर रहा है तो कैसे रिएक्शन करेगा। जैसे आपके पास मान लीजिए कि कोई बेस है Na, ठीक है, और अगर हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और इसको कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग रिएक्शन करा दिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराने से ये क्या फॉर्म कर देगा, देखिए, तो कार्बन हो जाएगा, कार्बन जो है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बना देगा, तो Na2CO3 प्लस यहाँ पे आपको बच जाएगा वाटर। ठीक है, अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस और एसिड मिल के ही तो आपको सॉल्ट बनाता है। सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है बच्चों, तो ये सोडियम कार्बोनेट फॉर्म किया है, मतलब ये सॉल्ट फॉर्म किया है। और सॉल्ट कब बनता है और वाटर कब बनता है आपको पता है, जब ये एसिड हो, तो इसका नेचर एसिडिक होगा, तभी तो बेस के साथ मिल करके ये एक सॉल्ट फॉर्म किया है। इसको बैलेंस कर सकते हैं। H2O को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए 2 सोडियम है तो यहाँ 2 कर दिए। अब देखिए, इधर ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 4, इधर ऑक्सीजन है 3 1 4। ठीक है, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है और इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो इस तरह से बैलेंस हो गया। यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जब कभी ये जो है ज़रूर एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा होगा, तभी तो एक बेस के साथ मिल करके ये सॉल्ट बना रहा है। क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी बेस किसी के साथ मिल करके सॉल्ट बना रहा होगा तो वो ज़रूर एसिडिक होगा, एसिड होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें हो गया। इसके अलावा इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जो बेस है उसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्हेनियस कंसेप्ट फॉर बेसेस। आर्हेनियस कंसेप्ट, आर्हेनियस ने क्या कहा था बच्चों कि जो बेसेज होते हैं, जैसे ही वाटर में उनको डिजॉल्व किया जाता है तो वो OH निगेटिव आयंस डिसोसिएट करते हैं। ठीक है, रिलीज करते हैं। तो यही आर्हेनियस का थ्योरी भी था, मीन्स बेसेज डिसोसिएट OH negative ions when negative ions in water। ठीक है, वाटर के अंदर ये OH निगेटिव आयन डिसोसिएट करेंगे। आर्हेनियस का यही कंसेप्ट था कि जो भी बेस होगा वो OH निगेटिव आयन शो करेगा। जैसे ही वाटर में डाल देंगे, जैसे NaOH को वाटर के अंदर अगर डाल देंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Na और OH निगेटिव आयन में, Na प्लस और OH निगेटिव आयन्स में। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसको वाटर में अगर डाल दिया जाएगा तो K प्लस और OH निगेटिव में ये भी क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो जो भी बेस होंगे वो OH निगेटिव आयन्स में डिसोसिएट होंगे, और इसी को हम लोग बेसेस बोलेंगे जो OH निगेटिव आयन्स में डिसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है कि अल्कलीज और बेसेज में क्या डिफरेंस है। अल्कलीज क्या होता है कि ऐसे बेसेस जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उनको हम लोग अल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, द बेसेज विच आर soluble in water are called अल्कलीज। ठीक है, अल्कलीज जो होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल बेसेस को बोलते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो अल्कलीज होंगे वो बेस हो सकते हैं, लेकिन सारे बेस अल्कलीज हो ये सही नहीं है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं ऑल अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज। ठीक है बच्चों, जैसे एक बात लेते हैं कॉपर ऑक्साइड का, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का लेते हैं। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड है, ये आपको अल्कलीज है। ठीक है, अल्कलीज है। ठीक है, और हम लोग ये ले सकते हैं, सॉरी ये अल्कलीज नहीं, ये बेस है। और हम लोग जानते हैं कि हमारे सिलेबस में ज़्यादातर बेसेस जो पढ़ना है वो वाटर में सॉल्यूबल होंगे।
तो देखिए जितने भी ऑक्साइड होते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं, और जितने भी हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं वो भी बेस ही होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जितने भी ऑक्साइड होते हैं, कौन से ऑक्साइड्स, मेटल्स के ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड भी बेस ही रहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, ये दोनों बेस होते हैं बच्चों। अब ये आपको याद रखना है, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। अब चलिए देखते हैं कि आखिर स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड और बेस को कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे, स्ट्रेंथ मतलब ताकत के बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड और बेस को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो एक है आपको स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे बच्चों? ऐसा एसिड जिसमें वाटर में जाने के बाद ज़्यादा मात्रा में H+ आयंस रिलीज करे, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, जो लार्ज अमाउंट में H+ आयन डिसोसिएट करे। ठीक है, द एसिड्स विच डिसोसिएट large number of H+ ions when dissolved in water are called strong acid। ऐसे एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो बच्चों, जैसे हमारे पास HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है बच्चों, तो जितने भी स्ट्रॉन्ग HNO3 ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों। तो ये सब जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड को पहचानने का तरीका क्या है? तो आप पहचान सकते हो, जिस भी एसिड में कार्बन ना हो, जिस एसिड में कार्बन ना हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, द एसिड विच डज नॉट कंटेन कार्बन, इसको ऐसे पहचान सकते हो। जहाँ भी कार्बन ना दिखे बच्चों तो वो समझ जाना कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर कार्बन दिख गया तो समझिएगा कि वो वीक एसिड होगा। ठीक है, और वीक एसिड क्या करते हैं? वो कम H+ आयंस को डिसोसिएट करते हैं, थोड़े मात्रा में H+ आयंस को डिसोसिएट करते हैं। तो वीक एसिड क्या हो जाएगा? द एसिड्स which dissociate less amount of H+ ions in water are called weak acid। ऐसे एसिड को हम लोग वीक एसिड के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, अब एग्जाम्पल में क्या होगा? जिसमें भी कार्बन आ गया वो सब क्या होगा? वो सब वीक एसिड होते हैं। जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड, इसमें कार्बन आ गया, वीक एसिड है। इसके अलावा एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिडिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड भी क्या होगा? आपको कार्बन आ गया इसमें, तो कार्बन आ गया तो क्या हो जाएगा? वीक एसिड हो जाएगा। या फॉर्मिक एसिड CHCOOH, फॉर्मिक एसिड इसको बोलते हैं। इसको फॉर्मिक एसिड बोला जाता है बच्चों, इसको एसिटिक एसिड बोला जाता है, और ये जो है इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो ये सब है वीक एसिड। पहचानने का रूल क्या है वीक एसिड को? जिसमें कार्बन आ जाए वो वीक एसिड है, मतलब ये कार्बन को कंटेन करते हैं, इसमें के अंदर कार्बन आता है। तो लिख देंगे क्या? इट कंटेन्स कार्बन, ये कार्बन को कंटेन करते हैं। तो बस यही है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। चलिए अब हम लोग वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा बच्चों? तो ऐसा बेस जो वाटर के अंदर वो H- आयंस
लार्ज अमाउंट में डिसोसिएट करे, मतलब वाटर के अंदर डाले तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में OH नेगेटिव आयंस अगर रिलीज कर रहा है तो वो बेस क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर कम OH नेगेटिव आयंस को वो रिलीज कर रहा है तो वो क्या होगा, वीक बेस होगा। ये आपको याद रखना है। हमारे सिलेबस में 4 चीज़ें भी आपको स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको छोड़ करके बाकी सब हमारे सिलेबस में जो भी आएगा आप उसको वीक बेस समझ लीजिएगा। और वो 4 क्या क्या है, सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम का हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड। ये 4 छोड़ करके बाकी सब जो भी मिलेगा हमारे सिलेबस में 10th में वो सब वीक बेस मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा। द बेस इज विच रिलीज और डिसोसिएट लिखिए, डिसोसिएट ज़्यादा अच्छा रहेगा, डिसोसिएट लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस को डिसोसिएट करते हैं, वाटर के अंदर रिलीज करते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो है एग्जाम्पल, इसमें सोडियम ऑक्साइड ले लीजिए और सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड ले लीजिए, पोटेशियम ऑक्साइड ले लीजिए और पोटेशियम का हाइड्रो ऑक्साइड ले लीजिए। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। पहचानने का रूल क्या है कि अगर हाइड्रो ऑक्साइड है, सोडियम और पोटेशियम का तो ऑक्साइड, ये तो आपको याद रहेगा। अगर हाइड्रो ऑक्साइड है तो यहाँ पे OH के नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ऐसा कुछ भी आ रहा है तो समझिए वीक बेस है। अगर सिंपल ऐसे मिल रहा है तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो ऐसे 4 बेस है जो हमारे सिलेबस में स्ट्रॉन्ग बेस है, बस 4 को याद रखना है। सोडियम का ऑक्साइड, सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का हाइड्रो ऑक्साइड। चलिए दूसरा है वीक बेस। वीक बेस, द बेस इज which dissociate less number of OH negative ions in water are called weak base। ऐसे बेसिस को वीक बेस बोलते हैं जो कम जो है आयंस को, कम OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करें। ठीक है, बेस है तो OH नेगेटिव आयन तो रिलीज करेगा ही जब वाटर में उसको डालेंगे। जैसे ही वाटर में उसको डाल दिया जाएगा तो वो OH नेगेटिव को रिलीज करेगा। अब आप बोलोगे कि सर सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डालिए, तो सही में इसको भी वाटर में जब डालोगे तो ये OH नेगेटिव आयंस में ज़रूर टूटेगा, OH नेगेटिव आयंस में ज़रूर टूटेंगे। अब देखो कहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से H+ और OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव निकलेगा और H2O इसका बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से भी OH नेगेटिव आयंस रिलीज हो रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल आपके सिलेबस में बहुत सारा है, जैसे NH4OH, ये आपको वीक एसिड है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसके अलावा जो भी ले लो, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH2, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड OH2 ETC। अब यहाँ देखो 2 मिल रहा है ना बच्चों, तो इस तरह से कोई भी मिले तो समझ लीजिए क्या होगा, वीक बेस। इन 4 को छोड़ करके बाकी जो भी हमारे सिलेबस में अभी पढ़ना है वो सब वीक बेस के कैटेगरी में आते हैं, वो सब वीक बेस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको बेस से रिलेटेड चीज़ें था। एक बात और देखिए, अगर ये OH नेगेटिव आयंस में टूट रहा है, OH नेगेटिव आयंस में, तो क्या बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? तो बिल्कुल करेगा। जैसे हमारे एसिड कंडक्ट करते थे इलेक्ट्रिसिटी, उसी तरह से बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, बेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी as they रिलीज और डिसोसिएट OH नेगेटिव आयंस। हम जानते हैं कि आयंस के कारण जो चार्जेज होते हैं उसी के कारण तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो इसमें भी तो OH नेगेटिव आयंस फ्री आयंस हैं, तो फ्री आयंस क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए बेस भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट pH स्केल के बारे में पढ़ेंगे।
कैसे pH स्केल वर्क करता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 6 क्लास होगा इसका एसिड बेस एंड सॉल्ट का, उसमें आपको ये 6 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। चलिए।